Jai Hind and welcome friends to today's second session. Today is second content-rich session of research and editorial analysis powered by Growth Mode UPSC. आज का दूसरा लेख भी जैसे मैं मालूम है द हिंदू से ही है और जिसका शीर्षक में दृश्यमान है ब्रिजिंग द गल्फ, यानी कि कुछ गल्फ राष्ट्रों के बीच में जो मुद्दे हैं उनके ऊपर क्या यह लेख है, उनके ऊपर बात करता यह लेख है. एंड एज यू कैन सी इन अवर कवर, तो कवर से हमें मालूम पड़ता है कि दो महत्वपूर्ण गल्फ नेशंस के बीच के संबंधों की बात यहाँ की गई है, जिसमें सर्वप्रथम सऊदी अरबिया है और उसके साथ में कतार के रिलेशंस की बात की गई है. सऊदी अरब एंड कतार दोनों ही सुन्नी मुस्लिम राष्ट्र है और दोनों के बीच में मतभेद चल रहा है. ठीक है, इनके कई सारे कारण हैं जिसको हम लोग आगे जो है चर्चा करेंगे, मगर इन राष्ट्रों के बीच में संबंधों का आधार लेखक के द्वारा इसलिए लिया गया है क्योंकि हाल ही में गल्फ रिकंसिलिएशन समिट हुई थी सऊदी अरेबिया के एक शहर में, जिसके तहत सऊदी और उसके एलाइज ने जो कतार के ऊपर जो सैंक्शंस डाले थे 2017 में, वो सैंक्शंस को खत्म करने का निर्णय लिया है. तो वो एक अपने आप में सकारात्मक बात है और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, रीजनल सिक्योरिटी के लिए भी यह एक बूस्ट समान बात है. आज जो टेंशन चल रहा था दो गल्फ राष्ट्रों के बीच में, वो अब खत्म होने की कगार पर है. स्टॉपिंग ब्लॉकेड. हमें मालूम है कि सऊदी अरबिया भौगोलिक रूप से जितना बड़ा है उतना ही बड़ा वहां प्रभाव के रूप में है. ये एक क्षेत्रीय सत्ता है पूरे अरेबियन पेनिनसुला की, आप कह लीजिए मध्य एशिया की. तो सऊदी अरेबिया और उसके अलाइज ने जिसमें हम लोग यूएई का समावेश कर सकते हैं, बहरीन का समावेश कर सकते हैं. ठीक है, तो इन सब लोगों ने साथ में मिलकर कतार को आइसोलेट करने का प्रयास किया था. दे आइसोलेटेड कतार. इसके अपने कारण है जिसको हम लोग आगे देखेंगे, मगर हमें मात्र सिर्फ यही देखना है कि उसको आइसोलेट किया गया था, मगर कतार जो है जरा सा भी कमजोर नहीं हुआ और अपना जो विकास है वो निरंतर आगे बढ़ाता रहा. और अब सऊदी अरब को और उसके अलाइज को ऐसा लग रहा है कि हमारी जो रणनीति थी, हमारी कूटनीति थी, वो क्षतिग्रस्त थी, उसमें कई भूलें थी और इन भूलों को सुधारने के लिए क्षेत्रीय पड़ोसी राज्यों को एक होना अनिवार्य है. आज की विश्व की चुनौतियों के सामने तो इन राष्ट्रों को अब अपनी नीतियों को देखकर लगता है कि हमने भूल की थी और इन भूलों को सुधारने के लिए ये ब्लॉकेड जो है वो हटाया गया है. और यहाँ से अब गल्फ इंटीग्रेशन, या आप कह लीजिए एक प्रकार का अलियंस, अलग अलग राष्ट्रों के बीच में एक प्रकार की एकता आप कह लीजिए, यूनिफिकेशन यहाँ से हमें देखने को मिलेगा, जो आज दिन तक कतार जो है वो आइसोलेट होता आया है, जिसमें सऊदी अरेबिया का मुख्य अभिनय है, साथ में कुवैत का भी अभिनय है, यूएई का भी है, बहरीन का भी है. और अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो सऊदी अरेबिया एक बहुत ही बड़ा देश है और उसी के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा एक पेनिनसुलर कंट्री है कतार, जो कि तीनों जगह से पर्शियन गल्फ से जो है घिरा हुआ है. ठीक है, और उसकी जो साउदर्न बाउंड्री है कतार की, वो सऊदी अरेबिया के साथ टच होती है, यानी कि उसके साथ जुड़ी हुई है. ठीक है, मगर इतना छोटा देश सुन्नी होने के बावजूद भी, सऊदी के बहुत ही करीब होने के बावजूद भी, क्यों इन दोनों देशों के बीच में ये जो संघर्ष है वे चल रहे हैं. ठीक है, ये संघर्ष आजकल के नहीं है, इसके लिए हमें थोड़े इतिहास के पन्नों पर पीछे जाना होगा, जिसको हम लोग आगे देखने का प्रयास करने वाले हैं. अगर आज के इस सत्र की बात की जाए तो हम लोग इस सत्र को दो ही चरणों में पढ़ेंगे. सबसे प्रथम लेख का निष्कर्ष देखेंगे. निष्कर्ष में भी कुछ नहीं है, जो बातें यहाँ हमने कर दी वही वहाँ हमें देखना है कि ब्लॉकेड को दूर किया, उस ब्लॉकेड को दूर किया, वो समाचार को लेखक ने अपना आधार बनाया और किन किन मुद्दों पर सऊदी अरब और कतार के बीच में आज दिन तक अनबन चल रही है उसका भी लेखक ने थोड़ा जिक्र किया. हालांकि इसमें कोई अन्य माहितियां पेश नहीं की गई जिसको हमें यहाँ देखना है. ठीक है, तो हम लोग लेख की महत्वपूर्ण बातें तो देखेंगे ही नहीं, उसमें कुछ देखने वाला है ही नहीं, मात्र और मात्र निष्कर्ष देखेंगे और उसके साथ डायरेक्ट हम लोग जो संशोधित तत्व है जो कि हमारी परीक्षा
संबंधी होते हैं, हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उसको देखने का प्रयास करेंगे। प्लस रही बात आज के इस लेख की, तो अगर इस लेख को हमें एग्जाम के साथ जोड़ना है तो वी कैन लिंक इट एज जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। जिसके तहत ये मध्य से एशियाई दो विकसित राष्ट्रों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, उन दोनों के बीच में जो डिप्लोमेटिक कह लीजिए या अन्य प्रकार का संघर्ष चल रहा है, उसके बारे में यह लेख बात करता है। देखेंगे लेख का तस्वीर देखने के बाद हम निष्कर्ष के तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए यह लेख है, अननेम्ड है, लेखक का कोई नाम नहीं है, और जैसे मैंने बताया कि इसमें कोई एक्स्ट्रा रिसर्च भी हमें देखने को नहीं मिलता है। मात्र और मात्र इस न्यूज को आधार में रख के यह लेखक ने हमें इस बात को समझने का प्रयास किया है। देखिए अगर निष्कर्ष की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि गल्फ रिकंसिलिएशन समिट अल उबा नामक एक सऊदी के शहर में मिली थी, जिसमें सऊदी के राज्य ने, जो हमें मालूम है कि यह किंगडम है, तो जिसमें किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड इट्स एलाइज डिसाइडेड टू स्टॉप द ब्लॉकेड व्हिच वाज एनफोर्स्ड ऑन कतार इन द ईयर 2017। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अब सऊदी अरब को अपनी भूल है मालूम होने लगी है, और उससे भी लगने लगा है कि अगर हमें सुरक्षित रहना है तो पड़ोसियों में एकता अनिवार्य है। अगर पूरे क्षेत्र में एकता होगी तो कोई भी पश्चिमी ताकत या कोई भी एशियाई ताकत जैसे चाइना हो, वो उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। तो इसी के तहत अपनी क्षतिपूर्ण नीतियों को वापस लेने के लिए सऊदी ने यह फैसला किया है, जो फैसला अवकार्य है। इट इज़ अ डिसीजन टू बी वेलकम्ड। ठीक है, तो ये बात रही लेख के निष्कर्ष की। अब हम लोग आगे देखेंगे संशोधित तत्वों में कि कैसे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरा एमर्ज हुआ, क्या उसकी कहानी है, और इसके लिए हमें कतार के इंडिपेंडेंस तक जाना है, यानी कि द ईयर ऑफ 1971, जब कतार को ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी। जैसे भारत को 1947 में मिली थी, वैसे ही कतार भी एक भारत के जैसा ही अंग्रेजों का एक संस्थान था। इट वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश हु वर गिवन इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1971। ठीक है, तो हमें वहां से हमारी जो यात्रा है वो शुरू करनी होगी। तो देखते हैं द ईयर 1971। कतार गोट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया, और वो दिन था 3 सितंबर। On 3rd September 1971, Qatar got independence from the colonial rule of British। फिर उसके बाद 3 महीनों में ही, यानी कि दिसंबर में सेम ईयर, यूएई को भी इंडिपेंडेंस मिली। Got independence from the same owner, pardon me, from British। तो 3 महीनों में, यानी कि 90 दिन में 2 नई कंट्रियां एमर्ज हुई इस अरेबियन पेनिनसुला में। तो जाहिर है कि बॉर्डर डिस्प्यूट तो होंगे ही, और जहां से ब्रिटिश लोग निकले तो वे काम ही इतना करते हैं टेरिबल कि अब क्या बताएं हम आपको। भारत और पाकिस्तान भी इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, भारत पाकिस्तान के जो सीमा संघर्ष है वो भी। ठीक है, तो इसी के तहत इन लोगों ने केयरलेसनेस के साथ, लापरवाही पूर्वक एक बाउंड्री एग्रीमेंट किया अन्य पड़ोसी देशों के साथ, जिसके तहत उस वर्ष से कतार और सऊदी के बीच में संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष को पूर्ण करने में 30 वर्ष निकल गए, तब जाके 2 देशों के बीच में फाइनल बॉर्डर एग्रीमेंट जो है तय हुआ, उसके ऊपर हस्ताक्षर हुए। 30 बरस निकल गए, जिन 30 वर्षों में इन 2 देशों के बीच में तनाव रहा था, सीमा संघर्ष को लेकर तनाव रहा था। ठीक है, तो ये एक मुद्दा रहा। फिर
1996 में कतार के जो प्रेजेंट एमिर है उसके प्रीवियस एमिर, उनके द्वारा एक वर्ल्ड वाइड सैटेलाइट टीवी नेटवर्क की स्थापना हुई, अल जजीरा, जो आज एक वर्ल्ड फेमस मीडिया हाउस है। और इसका जो हेडक्वार्टर था वो था दोहा में, यानी कि कतार के कैपिटल में। और ये पूरे प्रदेश में प्रथम इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़ चैनल था, फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़ चैनल। ठीक है, इसका गठन हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रेजेंट एमिर है उसके प्रीवियस एमिर थे जिसका नाम कुछ था अल हमद बिन खलीफा थानी। ठीक है, तो उनके द्वारा ये अल जजीरा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और जो एक पूरे प्रदेश में प्रथम इंग्लिश न्यूज़ चैनल था, जो कि सुन्नी सरकार को, सुन्नी देशों को स्वीकृत नहीं था। उन लोगों को लगता था कि ये जो पूरा मीडिया हाउस है वो पश्चिम के तरफ झुका हुआ है, पश्चिम के तरफ, और इसका जो कवरेज है उसमें भी पॉलिटिकल डोमिनेशन जो है वो दिखता है। इसके जो न्यूज़ होते हैं, इसकी जो खबरें होती है, अहवाल होते हैं, वे सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो इसी के तहत ये भी एक दूसरा मुद्दा रहा जिस मुद्दे पर सऊदी अरेबिया और कतार आमने सामने आ गए। सऊदी ने तो इसके ऊपर इसको जो है बंद करने का फरमान जारी किया कतर को, मगर कतर नहीं माना। उसके बाद इन द ईयर 2011, ये थोड़ी समझने की बात है क्योंकि 2011 अरेबियन पेनिनसुला के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ था, जिसमें अरब स्प्रिंग नामक प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स इन द एंटायर रीजन वो स्टार्टेड। ठीक है, जिसने पॉलिटिकली बहुत बड़ा प्रभाव इस पूरे क्षेत्र पर छोड़ा। अरब स्प्रिंग, देखिए यह अरब स्प्रिंग एक प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स थे जिसमें जो प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट होते थे अरब नेशंस में, जो डिक्टेटर्स कई सालों तक, लॉन्ग टर्म डिक्टेटर्स जिन्होंने यहाँ की प्रजा के ऊपर अत्याचार किए, उसकी सत्ताओं को बदलने के लिए ये मूवमेंट शुरू हुए थे। एंड दे वर ट्रांसनेशनल, इसकी कोई बाधा नहीं थी, सीमा नहीं थी। वे सारे नेशंस में, उस एरिया के सारे नेशंस में, उसमें कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी थे, वहाँ भी शुरू हुए थे, और साथ ही में मिडिल एशिया में भी शुरू हुए थे। तो अब जो सऊदी है वो तो एक प्रकार का मोनार्किक स्टेट है। तो अगर ये अरब स्प्रिंग धीरे धीरे फैलते हुए सऊदी तक पहुंचे तो सऊदी के राज परिवार को खतरा था, इसीलिए सऊदी ने उसे दबा दिया, सप्रेस्ड। एंड दिस मूवमेंट वाज एक्चुअली फंडेड बाय वेस्टर्न कंट्रीज। पश्चिम के राष्ट्र इस पूरी योजना को फंड कर रहे थे, उसको प्रायोजित कर रहे थे, क्योंकि अगर ये योजना कामयाब हो जाए तो जो शक्तियां हैं मध्य एशिया की वो कमजोर हो जाए और वेस्टर्न कंट्रीज को एक चांस मिले, एक तक मिले कि ये इन राष्ट्रों के प्रशासन में फिर से घुस सके। क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो मध्य एशिया के जो कंट्री है वे ऑयल रिच कंट्रीज है, दे आर बोर्न रिच कंट्री। ठीक है, तो यहाँ सभी सरकारों को जो है इंटरेस्ट रहता है, तो इसी के तहत यहाँ फंड किया गया इस प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को, इस मूवमेंट को, ताकि यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन एक कमज़ोर हो जाए और जिसके थ्रू वेस्टर्न नेशंस जो है वे पेनेट्रेट कर सके। तो दिस वाज द होल ऑर्डर। एंड यहाँ मज़े की बात यह है कि इस पूरी घटनाक्रम को, इस पूरी अरब स्प्रिंग को अल जजीरा ने एक्सटेंसिवली कवरेज दिया, उसको एक्सटेंसिवली पूरे
पूरे पूरे पूरे विश्व में उसको फैला दिया। ठीक है, ये बात भी सऊदी अरेबिया को हजम नहीं हुई। सऊदी अरेबिया ने बोला कि आप इसको बड़ा क्यों कर रहे हैं, इसको इतना कवरेज क्यों दे रहे हैं, इसको इतना जो है स्क्रीन स्पेस क्यों दे रहे हैं। ठीक है, मगर अल जजीरा अपने काम पे अड़ा रहा, वो सऊदी की बात नहीं माना। तो ये सब सारे जो पहलू थे ये इकट्ठे हुए और आखिरी में 2017 में सऊदी और उसके अलाइज ने कतार के ऊपर ब्लॉक जाहिर कर दिया, तमाम प्रकार के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए और उसको एक प्रकार से पूरे गल्फ रीजन में आइसोलेट सा कर दिया। तब ईरान और तुर्की ये दो राष्ट्र थे जो कतार की मदद में आए। विथ एन इमीडिएट इफेक्ट दे केम फॉर द असिस्टेंस टू कतार। ईरान ने अपनी एयर स्पेस खोल दी, अपनी वाटर स्पेस खोल दी। ठीक है, तुर्की ने भी मिलिट्री असिस्टेंस दिया कतार को। और मैं एक बात आपको बता दूं कि कतार इतना छोटा है और जैसे मैंने आपको बताया कि वो पेनिनसुला है, हालांकि वो ऑयल रिच है, मगर सैन्य की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से वो किसी भी राष्ट्र के ऊपर सदैव रूप से आधारित रहता है। चाहे वो समय के किसी बिंदु पर ईरान हो, चाहे वो समय के अलग बिंदु के ऊपर तुर्की हो या सऊदी अरब हो, मगर उसे बाह्य शक्तियों के ऊपर ही अधीन रहना पड़ता है अपनी सैन्य जरूरियातों के लिए। ठीक है, तो इसी संदर्भ में कतार को भी अपना जो स्थान है वो यहाँ कायम करने के लिए बहुत ही सोच कर अपने संबंध बनाने होंगे, अपने कदम जो है वे आगे रखने होंगे। सऊदी अरबिया ने प्रेशर किया, आप अपने संबंध ईरान के साथ कम कर दो। प्लस कतार के ऊपर ऐसे भी कुछ आरोप लगे हैं कि वो कुछ इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को भी सहयोग देता है, जिसमें सर्वप्रथम मुस्लिम ब्रदरहुड नामक एक इजिप्ट का संगठन है, प्लस एक अलकायदा का संगठन है, प्लस लेबनान का एक शिया जो है लोगों से बना एक संगठन है, ISIL है। ठीक है, तो इन लोगों के साथ कतार का नाता है और सऊदी अरबिया और ये लोग जो है वे निरंतर कहते हैं कि आप इन लोगों के साथ संबंध तोड़ दो, देन ओनली इट विल बी एबल टू हैव एन हार्मोनियस रिलेशन। जिसके तहत अपनी 13 बिंदुओं पर सऊदी ने अपनी मांगे रखी। इट वॉज अ 13 पॉइंट डिमांड विच वॉज मेड बाय सऊदी अरेबिया टू कतार। मगर कतार ने इसके एक बिंदु के ऊपर भी जो है अपनी सहमति नहीं जताई और आखिरी में 2017 में जाकर उसके ऊपर ब्लॉकेड लगा, उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे। तो दिस वॉज द होल स्टोरी। अगर इन 13 मुद्दों को हमें देखना है ब्रॉडली तो हम लोग इसे 2 या 3 मुद्दों में इसको विभाजित कर सकते हैं, जिसके तहत Saudi's demand. First one, shut down TV network Al Jazeera. Second, cut down relations with Islamic extremist groups. And thirdly, we can say that cut diplomatic ties with Iran and Turkey. So we can divide the 13-point demand of Saudi to Qatar in a 3 broad perspective. कि ये मुख्य रूप से ये 3 डिमांड थी, इसमें अलग अलग छोटी छोटी डिमांडें रही है। मगर जैसे मैंने बताया कतार राजी नहीं हुआ, तो इसीलिए परिणाम सऊदी ने 2017 में सैंक्शंस ला दिए। सो दिस वाज द इश्यू। और अब बात रही कि ईरान क्यों कतार को मदद रूप हो रहा है, तो इसका सिंपल आंसर है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है, सऊदी अरेबिया और ईरान भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो दोनों एक ही कद के हैं, प्लस रिसोर्सेज की दृष्टि से देखें तो दोनों ही देश अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही जो है सक्षम है, बहुत ही पोटेंट है।
चाहे वो एनर्जी हो या चाहे वो अन्य नीड हो। ठीक है, तो दोनों के बीच में निरंतर संघर्ष रहता है पूरे प्रदेश में एक प्रादेशिक सत्ता के तौर पर बने रहने के लिए। दोनों को प्रादेशिक सत्ता बनना है, दोनों को रीजनल पावर बनना है। तो इसी के लिए इन दोनों के बीच की जो दुश्मनावट है वो तो पुरानी है। अब सऊदी के बेहद करीब कतार, छोटा सा देश जो अब सऊदी का दुश्मन हो गया है, तो निसंदेह ईरान जो है वो उसको मददरूप होगा, ईरान उसको मदद करेगा ताकि सऊदी को और तकलीफ पड़े। ठीक है, तो दिस वाज द डिप्लोमेटिक सिनेरियो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ईरान। और साथ में अगर कतार की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि कतार एक पेनिनसुलर कंट्री है विच इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स बाय ए पर्शियन गल्फ, प्लस इट्स कैपिटल इज दोहा विच इज पॉपुलेटेड बाय 30 लाख पीपल। उसके साथ साथ कतार जो है वो वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से, और साथ में दुनिया के सबसे ज़्यादा गैस रिसोर्सेज भी जो है वो कतार के पास है। तो एक प्रकार का एक रिच कंट्री है। ठीक है, मगर छोटा है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके पास आर्थिक संसाधन है, इसके पास सैन्य संसाधन नहीं है। सुरक्षा के क्षेत्र में इसे किसी भी अपने पड़ोसी के साथ खड़ा रहना होगा। इसकी सुरक्षा जरूरियातों को पूरा करने के लिए कतार को किसी और देश के साथ संबंध रखने ही होंगे, सहयोग रखने ही होंगे। एंड मीनवाइल जब व्हाइट हाउस में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बदल रहा है, हमें मालूम है, और एक कॉन्ट्ररी आइडियोलॉजी का एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है। ठीक है, वर्तमान आइडियोलॉजी से। तो बेशक सऊदी अरब को भी कुछ किसी प्रकार की आपत्ति है अमेरिका के रिलेशन के साथ या अमेरिका की नीतियों के साथ, वैसे ही कतार को भी कुछ प्रकार की जो है चिंता है, कुछ आपत्तियां हैं अमेरिकी नीति के साथ। तो ऐसे समय में सऊदी को बहुत ही जो है अच्छा उपाय सूझा है। सऊदी को लगा है कि अगर हमें मजबूत रहना है, अगर हमें एक रहना है, तो हमें यूनिफाइड रहना होगा, नहीं कि आइसोलेट, जो आज दिन तक वो लोग कतार को कर रहे थे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सऊदी ने अपना जो क्षतिपूर्ण निर्णय था जो कि 3 वर्षों के पहले लिया था वो वापस लिया है, जिसको कतार ने भी वेलकम किया है। कतार के साथ साथ सऊदी ने भी किया है और सऊदी के साथ साथ पूरी दुनिया ने किया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने इस पूरे सेशन में इन दो देशों के बीच का जो पेचीदा संबंध था वो देखने का प्रयास किया, उसके ऊपर जो है हमारी दृष्टि की। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले अभ्यास के साथ, अगले कोई अच्छा संपादकीय लेख के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।